चैप्टर आ रहा था जी। कुछ लोगों ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की बात भी की, कुछ लोगों ने कॉन्शियस अनकॉन्शियसनेस की बात की बेसिकली जी। जी जी हाँ जी सर। तो बेसिकली जो सिगमंड फ्राइड हैं वो साइकोसेक्सुअल स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के फाउंडर माने जाते हैं और साइको एनालिसिस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के भी फाउंडर माने जाते हैं बेसिकली। सिगमंड फ्राइड, ऐसा नहीं है कि सिगमंड फ्राइड अकेले हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में या साइकोसेक्सुअल स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में। सिगमंड फ्राइड के साथ कई लोग शुरुआत में साइकोसेक्सुअल स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के एस्टेब्लिशमेंट में बेसिकली काम किए, लेकिन बाद में कुछ लोग किनारा कशी कर गए सिगमंड फ्राइड से बेसिकली, जिसमें एडलर, जूम, हर्नेक वगैरह का नाम खासकर जुड़ता है, खासकर इन लोगों का नाम जो है वो आता है बेसिकली। तो जैसा कि हमने कहा कि जो सिगमंड फ्राइड हैं, ये जो साहब हैं, एक बार अपनी बयान की वजह से काफी चर्चित हुए, जिसमें वो कहते हैं कि मैं अपने भाई का बेटा हूं जी। कहते हैं कि मैं अपने भाई का बेटा हूं, भाई का बेटा हूं बेसिकली। और ये कुछ बयान थे इनके जिनकी वजह से एडलर, जूम्स वगैरह वगैरह ने इनसे किनारा कशी कर ले। बहरहाल सिगमंड फ्राइड एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे, अर्थात दिमाग के डॉक्टर थे बेसिकली ये। बाद में ये साइकोलॉजिस्ट बने, जिन्होंने साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है और साइकोसेक्सुअल स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना की है। साथ ही साथ इन्होंने काउंसलिंग करने के भी एक टेक्निक इन्होंने मतलब ड्राइव किया है, काउंसलिंग करने की भी एक टेक्निक दी है, जिसको हम लोग साइकोपैथोलॉजी कहते हैं, जिसमें जो साइको एनालिस्ट है अर्थात जो काउंसलर है और जो काउंसली है अर्थात पेशेंट है, उन दोनों के बीच में बातचीत का माध्यम खोलते हैं और बातचीत के माध्यम से उनकी काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं बेसिकली। बहरहाल तीन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तीन बातें हैं। एक तो साइको एनालिसिस स्कूल्स से जुड़े हैं यानी फाउंडर माने जाते हैं, उसके साथ साथ साइको सेक्सुअल स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के फाउंडर माने जाते हैं, इसके साथ साथ साइकोपैथोलॉजी का टेक्निक इन्होंने दिया है जो डायलॉग एंड कंसल्टेशन के थ्रू होता है, अर्थात काउंसली और काउंसलर दोनों के बीच में बातचीत के माध्यम से काउंसलिंग की का कॉन्सेप्ट ये रखते हैं बेसिकली। जैसा कि हमने कहा कि फ्राइड न्यूरोलॉजिस्ट थे अर्थात दिमाग के डॉक्टर थे, और दिमाग के डॉक्टर होने के नाते इन्होंने हमारी जो साइकी है, हमारी जो दिमाग है बेसिकली, उनकी स्ट्रक्चर को इन्होंने देखा, उनकी संरचना को इन्होंने देखा और संरचना को देख करके बताया कि हमारी माइंड के, हमारी साइकी के तीन पक्ष हैं, अर्थात हमारा साइकी त्रिपक्षीय है बेसिकली, जिसमें तीन पक्ष है। एक पक्ष हमारा क्या है जी? एक पक्ष हमारा क्या है? एक पक्ष हमारा क्या है? ईड। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? ईगो। एंड तीसरा क्या है? सुपर ईगो बेसिकली। ये ट्राइपार्टाइट ऑफ द पर्सनालिटी कहलाता है बेसिकली, और साइकी, स्ट्रक्चर ऑफ द साइकी कहलाता है। सो चूंकि फ्राइड जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट थे, न्यूरोलॉजिस्ट होने के नाते इन्होंने हमारी जो साइकी है, हमारा जो ब्रेन है, उसको बेसिकली इन्होंने देखा और कहा कि जो हमारा साइकी है, हमारा माइंड है, उसके वो ट्रिपार्टाइट नेचर का है, अर्थात तीन नेचर्स हैं उसके, अर्थात तीन डायमेंशन है उसके, अर्थात त्रिपक्षीय हैं, जो जिसको हम ईड, ईगो एंड सुपर ईगो कहते हैं। ईड, ईगो, सुपर ईगो अलग अलग स्टेज में तीनों डेवलप होते हैं। ऐसा कहना ठीक बात नहीं होगा कि बचपन में ईड की पर्सनालिटी रहती है और बुढ़ापा में सुपर ईगो की पर्सनालिटी हो जाती है, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेज से रिलेटेड नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी पर्सनालिटी का, इसको हम पर्टिकुलर एज से नहीं जोड़ सकते। लेकिन आप अगर समझने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि आमतौर पे अगर सामान्य तौर पे वर्ड यूज कर रहे हैं
तो थोड़ा देर के लिए चलेगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टेज से इन कंपोनेंट्स को नहीं जोड़ा जा सकता है। जैसे आप ऐसा स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते कि बच्चे की पर्सनालिटी ईद की होती है, ऐसा नहीं कह सकते। आप ऐसा कह सकते हैं कि बच्चे की पर्सनालिटी सामान्य तौर पर ईद की होती है, जनरली ईद की होती है। तो सामान्य और जनरली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना, उपयोग किया जाना जरूरी होगा, लाजमी होगा। सो बेसिकली ये हमारी जिंदगी के अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग अवस्था में, अलग अलग मराहिल में ये डेवलप होते हैं बेसिकली। इस पे विस्तृत चर्चा होनी है। इसके अलावा फ्राइड ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम लोग आइसबर्ग मेटाफर कहते हैं। ये देखिए, ये जो दिया है ना उन्होंने, इसको हम लोग कहते हैं आइसबर्ग, जी आइसबर्ग मेटाफर कहते हैं बेसिकली। क्या कहते हैं? आइसबर्ग मेटाफर। आइसबर्ग मेटाफर। आइसबर्ग मेटाफर के थ्रू फ्राइड ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी साइकी है, हमारा माइंड है, वो हमारे माइंड के किस स्तर में होता है, किस लेवल में होता है, किस क्षेत्र में होता है। जैसे आप ईट को देखिए तो बता रहा है कि किस लेवल में है, किस लेवल में है, किस लेवल में है भाई? अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस लेवल में। उसी तरीके से ईगो को देखते हैं तो वो किस लेवल में है, किस लेवल में है? प्री कॉन्शियस में है, प्री और सबकॉन्शियस बेसिकली जो कहिए। और ये आपका क्या है? सुपर ईगो है, जो कि बीच में है बेसिकली, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में, यानी समथिंग कॉन्शियस है एक्चुअली में। तो आइसबर्ग मेटाफर के थ्रू फ्राइड ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो साइकी है, उनके जो तीन पक्ष है, वो हमारे माइंड के किस हिस्से में, किस स्तर में स्थित है बेसिकली। तो ईड के बारे में कहते हैं कि वो अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन जो हमारा मन है उसमें स्थित होता है। उसी तरीके से ईगो जो है वो सचेतन माइंड में क्या कहते हैं कि अवस्थित होता है। और कॉन्शियस समहाउ, सुपर ईगो समहाउ चेतन मन में, अर्थात कॉन्शियस माइंड में बेसिकली अवस्थित होता है। इन सब पर डिटेल्स में चर्चा किया जाना है बेसिकली। आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताना था कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है आइसबर्ग मेटाफर, जिसके थ्रू वो बताना चाह रहे हैं कि हमारे साइकी, हमारे माइंड के किस हिस्से में स्थित है, या किस हिस्से में अवस्थित है, या सिचुएटेड है एक्चुअली। ओके जी, अरे जी तो क्या ना जी, यस सर। हाँ। सो ये है बेसिकली। और इसके अलावा आप अब हम लोग पर्टिकुलर थ्योरी की तरफ आते हैं बेसिकली। अब बात रही कि फ्राइड की अगर थ्योरी को होलिस्टिक वे में आपको समझना है ना, फ्राइड की थ्योरी को अगर होलिस्टिक वे में आपको समझना है, तो आपको फ्राइड के तीन नजरियों पे गौर करना पड़ेगा, तीन नजरियों पे ध्यान देना पड़ेगा। फ्राइड ने हमारी माइंड को, हमारी साइकी को एक्सप्लेन करने के लिए तीन मॉडल प्रस्तुत किए हैं, तीन मॉडल पेश किए हैं उन्होंने। पहला, अ टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ द साइकी। पहला मॉडल का नाम है टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ द, टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ द टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ द साइकी बेसिकली, है ना। टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ द, टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ दी साइकी सर, साइकी, साइकी है ना, साइकी, जिसमें फ्राइड बताते हैं कि हमारा माइंड किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। हाँ, ऑर्गेनाइज्ड है ना। हमने कहा कि फ्राइड की थ्योरी को समझने के लिए तीन पहलू पर गौर करना पड़ेगा, तीन मॉडल पर गौर करना पड़ेगा। पहला मॉडल होगा आपका जी, पहला मॉडल होगा आपका टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ द साइकी। टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ द साइकी, जो कि बताएगा कि आपका माइंड किस तरीके से जी, किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। नहीं, आपका माइंड किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। दूसरा है स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ आवर पर्सनालिटी, जो कि बताएगा कि हमारी पर्सनालिटी के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है उन कंपोनेंट्स का। और तीसरा बताएगा, वो होगा आपका साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ
जी, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बेसिकली। तो ये तीन को जब आप पढ़ेंगे तो कंप्रिहेंसिव तौर पे फ्राइड की थ्योरी की और समझ हो पाएगी और बोध हो पाएगा बेसिकली। पहली जो बात हमने कही टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ द साइकी की हमने बात की। सिगमंड फ्राइड ने 1901 में एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका नाम था द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ इन जी इन 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 1901। 1901 1901 टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ द साइकी में मतलब सिगमंड फ्राइड ने 1901 में एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। इस साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ में सिगमंड फ्राइड ने टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ द साइकी का कॉन्सेप्ट रखा। टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ द साइकी की कहिए कि आप संप्रत्य जो कॉन्सेप्ट है, जो तस्वुर है, उन्होंने पेश किया एक्चुअली, जिसमें ये बताने की कोशिश की। फ्राइड ने बताया कि हमारे माइंड के, हमारे दिमाग के 3 सतह होते हैं, 3 लेवल होते हैं, जैसा कि हम लोग पहले से भी चर्चा कर चुके हैं। जिसमें से एक सतह है हमारा जी, जिसमें से एक सतह है हमारा कॉन्शियस माइंड, दूसरा है आपका प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस बेसिकली। कॉन्शियस माइंड का जैसा कि हमने प्रीवियस में भी आपको एक्सप्लेनेशंस दे चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देते हैं आपको। कॉन्शियस माइंड में हमारी वो इंफॉर्मेशन रन कर रही होती है जो इस वक्त हमारे जहन में है, जिसके बारे में हम पूरी तरीके से अवियर, यानी कि हमारी चेतन मन जो है, हमारा चेतन मन जो है, उसमें वैसी सूचनाएं रहती है जो इस वक्त हमारे दिमाग में चल रहा है, जो इस वक्त हमारे जहन में चल रहा है। अर्थात कॉन्शियस माइंड में करेंट इंफॉर्मेशन रन कर रहा होता है जिसके बारे में हम पूरी तरीके से अवेयर होते हैं, जिसके बारे में हम पूरी तरीके से अवेयर होते हैं। दूसरा जो लेवल बताया उन्होंने, वो बताया प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस। प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड में वैसे इंफॉर्मेशन रन कर रहे होते हैं जो इस वक्त हमारे जहन में तो नहीं है, अर्थात जिसके बारे में हम पूरी तरीके से अवेयर नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान दें, अगर थोड़ा तवज्जो दें, अगर थोड़ा ध्यान आकर्षित करें तो वो चीजें वापस हमारे दिमाग में, जहन में आ जाती है। इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है, इस तरीके की सूचनाएं और मालूमात है, वो हमारे माइंड के किस हिस्से में रहता है? सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड में रहता है। सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड में। और तीसरा जो लेवल है हमारे माइंड का, वो है अनकॉन्शियस, अचेतन मन। इसमें वैसी जरूरत, वैसी नीड्स, डिजायर, इच्छाएं, मोटिवेशन, फीलिंग शामिल होती है जिनके बारे में आप अवेयर नहीं होते, जिनके परिणाम के बारे में आप अवेयर नहीं होते। आमतौर पर जो सोशली फॉरबिडन बिहेवियर है, अर्थात जिन व्यवहारों को समाज एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जिन व्यवहारों के लिए समाज आपको पुनर्वलन नहीं कर दे सकता, पुनर्वलित नहीं कर सकता, तकबीयत नहीं बख्शता, ऐसी तमाम तरीके की जरूरियात, ऐसी तमाम तरीके की नीड, ऐसी तमाम तरीके की फीलिंग, ऐसी तमाम तरीके की ख्वाहिशात आपके इस माइंड में होता है, जिसके परिणाम के बारे में आप अवेयर नहीं होते। सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर,
फॉर एग्जाम्पल रेप, फॉर एग्जाम्पल मर्डर, फॉर एग्जाम्पल चोरी, फॉर एग्जाम्पल फंटासी, फॉर एग्जाम्पल आपकी अपनी खुशी, बाकी दुनिया कहीं जाए। तो इस तरीके की जितनी आपकी सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, जो बेजा ख्वाहिशात है, जो बेजा आवश्यकताएं हैं आपकी, जिनके परिणाम के बारे में आप नहीं सोचते, जिनके परिणाम के बारे में आप अवेयर नहीं होते, इस तरीके की तमाम तर फीलिंग, तमाम तरीके की इच्छाएं, तमाम तरीके की आवश्यकताएं आपके अनकॉन्शियस माइंड में, आपके अनकॉन्शियस माइंड में अवस्थित होता है। आपके अनकॉन्शियस माइंड में जी अवस्थित होता है, अवस्थित होता है। मैं एक बार समराइज कर रहा हूं उसको। मैंने कहा कि टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ द साइकी को फ्राइड ने अपनी आर्टिकल द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ में पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे माइंड के 3 सतह है। हमारी माइंड के 3 सतह है। 3 सतह है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड में वैसी इंफॉर्मेशन रन कर रही होती है जिसके बारे में हम पूरी तरीके से अवेयर होते हैं। अर्थात इस वक्त हमारे माइंड में जो कुछ चल रहा है वो सब कहाँ स्टोर है, वो सब कहाँ है? कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में। और वैसी इंफॉर्मेशन, वैसी सूचनाएं, वैसी मालूमात जिनके बारे में हम पूरी तरीके से अभी नहीं है, थोड़े थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़े थोड़े भूल रहे हैं, ऐसी तमाम तर सोच जो है वो आपकी प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड में अवस्थित होता है, जिस पे थोड़ा ध्यान आप देंगे, थोड़ा तवज्जो देंगे तो वापस आपको आ जाएगी। जैसे समटाइम्स हम लोग कहते हैं कि अरे पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा है ना, अचानक से मिस कर रहे हैं, अचानक से ध्यान से उतर रहा है। ये इस तरीके की जो बातें आप करते हैं, इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन आपके प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड में है, सब कॉन्शियस माइंड में है बेसिकली। और लास्टली हमने बात किया अनकॉन्शियस माइंड का। हमने कहा कि आपकी तमाम तर बेजा ख्वाहिशात, बेजा आवश्यकता, तमाम तरीके की हेटरेट, तमाम तरीके की घृणा, तमाम तरीके की बुग़्ज़, नफरत, हसद, कीना, तमाम तरीके की सोशली अनडिजायरेबल बिहेवियर, सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, एंटी सोशल एलिमेंट्स बिहेवियर, ये तमाम जो फीलिंग्स है, ये तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो हमारी अनकॉन्शियस माइंड में अवस्थित होता है। इज इट ओके? इज इट ओके जी? यस बाकी लोग बताओ भाई, इज इट ओके? यस सर। चलिए ठीक है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट की चर्चा है वो है आपका स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ दी आवर साइकी, हमारी पर्सनालिटी के स्ट्रक्चरल मॉडल, जिसमें बताया कि हमारी पर्सनालिटी के 3 कंपोनेंट्स हैं, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। हमारी जिंदगी के अलग अलग अवस्था में, अलग अलग मरहले में ये तीनों कंपोनेंट्स डेवलप होते हैं, लेकिन हमने आपसे कहा है कि किसी पर्टिकुलर स्टेज से किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को जोड़ना आपकी निर्बल समझ को दर्शाता है। इसलिए किसी पर्टिकुलर स्टेज से किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को ना जोड़े जाए। अलदाओ एग्जाम्पल्स के लिए, समझने के लिए आप जरूर ऐसा कह सकते हैं कि सामान्यतः ऐसे जैसे टर्मों का यूज करके आप जरूर कह सकते हैं। बहरहाल ईड हमारी पर्सनालिटी का वो हिस्सा है, वो गुण है, वो कंपोनेंट्स है जो कि अनकॉन्शियस माइंड में होता है। ईड जो है वो प्लीजर प्रिंसिपल पर आधारित होता है।
ये चाहता है, ये जो चाहता है वो उसको अचीव करना चाहता है, ये जिद पे आ रहा होता है, इसको सिर्फ अपनी जरूरियात आवश्यकताओं की पूर्ति चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। ये फंटासी ओरिएंटेड होते हैं, खुद को खुश रखना जानते हैं, दैट्स ऑल। क्या परिणाम होंगे, क्या समाज इसका क्या दंड देगा, समाज किस नजरिए से इन चीजों को देखेगा, आपकी उस बिहेवियर को, इस बात से इनका कोई लेना देना जी, इनका कोई लेना देना नहीं नहीं। एक बच्चा किसी पर्टिकुलर चीज को पाने की तमन्ना रखता है, अर्थात किसी चीज को चाहता है, वो माँ से कहता है, माँ नहीं दिलवा पाती है, लेकिन बच्चे जिद पे अड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चे ये नहीं सोचते कि माँ कहां से लाके देगी, परिणाम क्या होंगे, ये सब चीज वो नहीं सोचता। इसलिए आप आमतौर पे कहते हैं कि इड की पर्सनालिटी सामान्यतः बच्चों की होती। तो इड जो होता है वो एक तरीके का इम्पल्स है, एक तरीके का आवेग है, एक तरीके का जज्बात है जो हमारी अनकॉन्शियस माइंड में रहता है बेसिकली, जो 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 बेसिक जो अपनी नीड को, अपनी आवश्यकताओं को की पूर्ति चाहता है, अपनी चाहत की पूर्ति चाहता है बेसिकली। इड को वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है बेसिकली, लॉजिक से, तर्क से, रीजन से, रेशनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है बेसिकली। क्योंकि इड जो है वो ऑपरेट्स होता है किससे ऑपरेट्स होता है, किससे ऑपरेट्स होता है, प्लीजर प्रिंसिपल से। Pleaser प्लीजर प्रिंसिपल, यस प्लीजर प्रिंसिपल। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तकमील चाहता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। वो फंटासी ओरिएंटेड है, मजे करना जानता है, परिणाम चाहे कुछ भी हो। बहुत कुलू पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा। सो इड ऑपरेट्स ऑन द प्लीजर प्रिंसिपल, विच इज आइडिया दैट एवरी विशफुल इंपल्स शुड बी सेटिस्फाइड इमीडिएटली, जिसके तहत कहा जाता है कि हम जो चाहते हैं, जो मांग रहे हैं, वो एट एनी कॉस्ट, एनी हाउ आप मुझे दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है, जबकि परिणाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता कि क्या परिणाम होंगे जी, क्या परिणाम होंगे, इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। When the id, let me complete, Rajiv. I will come to the point. When the id achieve its demand, we experience pleasure. When it is denied, we experience unpleasure or tension. जाहिर है कि जो जिस चीज को चाहते हैं आप, जिस चीज को पाना चाहते हैं, जिन चीजों की तमन्ना है, ख्वाहिशात है, जाहिर है कि उन चीजों को पालेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, बेहद मुसर्रत और शादमानी का एहसास होगा। जाहिर है कि आप जो है कि टेंशन और एरोसेल से मुक्त होंगे। और अगर वो आपकी जो ईड की चाहत है, जो उनकी आवश्यकता है, जो उनकी नीड है, जो उनकी जज्बात है, अगर उनकी पूर्ति नहीं होती है, ऐसी स्थिति में आप टेंशन और एरोसेल की स्थिति में आ जाती है बेसिकली। सो ईड बेसिक बड़ी बचकाना टाइप की सोच है, बड़ी बचकाना टाइप की सोच है, जो कि इलॉजिकल है, इरेशनल है और फंटासी ओरिएंटेड, इमैच्योर है बेसिकली, जो आगे पीछे, ऊंच नीच, बुरा अच्छा, फलाना ठिकाना, लंद फंद कुछ नहीं देखता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की तकमील चाहता है, अपनी 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 खुशियों को अचीव करना चाहता है, एंड दैट्स ऑल। आमतौर पे ऐसी पर्सनालिटी, सामान्य तौर पे ऐसी पर्सनालिटी
बच्चों किसकी में होती है? बच्चों में होती है, बच्चों में होती है। सामान्य तौर पे होती है। हाँ, सामान्य तौर पे होती है, बट आपने सुना नहीं होगा कि किसी बच्चे ने रेप किया, आपने सुना नहीं होगा। सुना है क्या? नहीं सर। नहीं सर। आपने सुना नहीं होगा किसी बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया, आपने नहीं सुना होगा। आपने नहीं सुनी होगी बच्चे ने डाका डाल दिया, आपने नहीं सुनी होगी। इसी वजह से मैंने कहा कि शब्दों का इस्तेमाल कब कितने मात्रा में किया जाना है, किस तरीके से किया जाना है, ये चयन करना बहुत जरूरी है, इसका इंतखाब करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप कहने से यूं बचिए बात को कि आम तौर पर या सामान्य तौर पे बच्चों में इस तरीके की पर्सनालिटी होती है, बट ये किसी के अंदर भी डेवलप, जी, किसी भी उम्र में डेवलप हो सकता है। इज इट ओके? जी इज इट ओके और नॉट? अरे भाई, इज इट ओके और नॉट? सर ओके यस सर। हाँ, तो बोलिए, अगर ओके है तो अब बोलिए राजीव क्या कह रहे थे? नहीं सर, तो मैं कह रहा था कि इस स्टेज को तो हम बोल सकते हैं प्लीजियर प्रिंसिपल। हाँ, बेसिकली ऑपरेट्स ही हो रहा है प्लीजर प्रिंसिपल तो। हाँ, दिस साइकी स्टेज इज बेस्ड ऑन प्लीजियर प्रिंसिपल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लीजर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच साइकी स्टेज इज बेस्ड ऑन प्लीजियर प्रिंसिपल। हाँ, और ईट के बारे में आपसे पूछेगा, ईट इज बेस्ड अपॉन द विच प्रिंसिपल एक्चुअली, मे बी फैंटासी ओरिएंटेड, मे बी प्लीजर प्रिंसिपल, है ना? तो इसको आपको याद रखना होगा बेसिकली। और जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि जिंदगी के किसी भी मरहले में, किसी भी अवस्था में इस तरीके की एट्रीब्यूट्स डेवलप हो सकती है। किसी पर्टिकुलर अवस्था से जोड़ना, किसी पर्टिकुलर स्थिति उम्र से जोड़ना ठीक बात नहीं, ये हमारी नादानी को दर्शाता है। अब जाहिर है कि आपकी पर्सनालिटी पे अगर इस कंपोनेंट्स का डोमिनेशन होगा तो आपकी पर्सनालिटी इस तरीके की बनेगी। डिपेंड करेगा कि हमारी पर्सनालिटी पे किस तरीके के कंपोनेंट्स का डोमिनेशन है। जिस कंपोनेंट्स का डोमिनेशन होगा हमारी पर्सनालिटी उस तरीके की बनेगी। अब जाहिर है कि यहाँ पे हमारी पर्सनालिटी पे डोमिनेशन अगर ईड का होता है तो हमारी पर्सनालिटी ईड जैसी बनेगी, एंड दैट्स ऑल। कमिंग टू द नेक्स्ट कंपोनेंट्स, दैट इज ईगो। ईगो। ईगो सर इस किसको आप, हाँ, इसको सर जी, पॉजिटिव में ले सकते हैं ना सर? किसको? ईगो को? सर पॉजिटिव में भी ले सकते हैं अगर ईड को सर, कि अगर बच्चा चाहे कि उस लेसन को मुझे कंप्लीट करना है, जो होमवर्क मिला है वो कंप्लीट करना है, उस पर जिद पकड़ ले, तो ये भी तो पॉजिटिव में हो सकता है सर। वो सही है, लेकिन ईड में। उस बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा जिसपे हमने 12 आपसे कहा कि सोशली अनडिजायरेबल बिहेवियर, सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, है ना? अगर बच्चा वो कर रहा है, इसका मतलब करंट इंफॉर्मेशन में रन कर रहा है, इसका मतलब कॉन्शियस माइंड में हो जाएगा, और कॉन्शियस माइंड में होगा तो ईगो और सुपर ईगो के बीच लाई करेगा, है ना? लेकिन यहाँ पे आमतौर पे ईड में जो होगा वो सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर होगा, है ना? ओके सर। हाँ जी, मुंतकिम साहब जी, फरमाइए। जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये एक सवाल था कि ये ईड, ईगो, सुपर ईगो तो कॉमनली सब में होता है, लेकिन मेरे पूछने का मकसद ये था कि कुछ ऐसा ट्रेनिंग या ऐसा कुछ प्रोग्राम वगैरह जिससे कि पर्टिकुलर जो निगेटिव है उसको ना होके पॉजिटिव बच्चे में इनबिल्ड किया जाए शुरू से, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल, and that is why the third models we are going to discuss the psychosexual stages of development. Freud rightly said we should have to rearing the child with love and affection. अगर आप शुरुआत से बच्चों की परवरिश, बच्चे की देखभाल मोहब्बत, शफकत से करते हैं और उनकी तमाम तर आवश्यकताओं का ख्याल रखते हैं, सही मोरालिटी का ध्यान रखते हैं, सही प्रैक्टिसेस सिखाते हैं, निश्चित तौर पे अच्छे कंपोनेंट्स आप बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। इसी वजह से साइकोसेक्सुअल स्टेज को पर्सनालिटी के साथ डिस्कस करना पड़ता है कि आप, अगर आप चाहेंगे कि डायरेक्ट
20 साल और 25 साल की उम्र में अगर हम लोग चाहते हैं कि वेल बैलेंस्ड पर्सनालिटी बन जाए तो वो नहीं होगा। एक जस्ट सिंगल एग्जांपल देते हैं, बाकी फिर आगे चर्चा करेंगे। एक सिंगल एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग सही से नहीं कराई गई, बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग अगर सही से नहीं कराई गई, अर्थात मोहब्बत शफकत के साथ नहीं कराई गई, अर्थात माँ ने बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान रुस्वा किया, जलील किया, बाद में बच्चे की पर्सनालिटी जो होगी वो बेसिकली अविश्वास का भाव बच्चों में डेवलप हो जाएगा और वो बच्चा दुनिया को अविश्वास के भाव से देखेगा। वो ये समझ जाएगा कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है और सब उसको गिराने के लिए है। अब उसके अंदर इड जैसी पर्सनालिटी उभर करके आने लगेगी बेसिकली। उसी तरीके से बच्चे की एनल स्टेज अगर सही तरीके से नहीं कराई जाएगी तो बाद में बच्चा नेल बीटर, चैन स्मोकर, इस तरीके की पर्सनालिटी उसकी डेवलप हो जाएगी। तो जो हमारा साइकोसेक्सुअल स्टेजेस है जो फ्राइड ने दिया है, बिल्कुल अगर उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं बचपन से तो निश्चित तौर पे एक अच्छी पर्सनालिटी हम बिल्ड कर सकते हैं, एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। ये बचपना से करना पड़ेगा आपको और उस पे हम आएंगे तो और डिटेल्स में उस बात पे चर्चा करेंगे। अभी बस एक एग्जांपल दिया आपको। कमिंग टू द नेक्स्ट कंपोनेंट्स, दैट इज ego. So what do you mean by ego? You are using the term in a daily life, ego. The persons have very much ego. Ji, the Zikrullah has very much ego. Alullah has very much ego. And Ashik has also very much ego. Is it right descriptions? Is it right descriptions? Is it right description? ईड को Maybe. No. maybe sir. Why maybe? Oh, sir. Why you are saying maybe? Ego is not exactly ego, what you are trying to say. And you are interpreting the ego in a social life and daily practices. This ego is different from daily life practices ego. This is totally different. And if you are considering the same ego, then you should have to avoid the use this term always. So basically, ego is the protector or policeman or army of the personality. Ego operates on the realistic principle. Ego balancing the personality. Ego provides reason. Ego provides logic. Ego provides rationality. Ego protect the psyche. Ego protect the persons from anxiety or stress. Not exactly why you are what you are interpreting. That is why you should have to replace the term ego in the daily life practices. Ego is something else which we are not knowing. So ego जैसा कि हमने कहा बेसिकली कि ईगो हमारी पर्सनालिटी का पुलिसमैन है, आर्मी है। वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी पर्सनालिटी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? जब ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़िएगा तो पता चलेगा कि ईगो कैसे हमें सपोर्ट करता है और कैसे हमें प्रोटेक्ट करता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अभी आपने कहा कि आपको किसी चीज की जरूरत है, किसी चीज की आवश्यकता है। ईड आपको चोरी करवा सकता है, उसके लिए डकैती करवा सकता है आपसे, उसके लिए उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। लेकिन ईगो ऐसा करने से आपको रोके। ईगो वो तरीका बताएगा जिसको समाज एक्सेप्ट करेगा।
सो ईगो हमारी पर्सनालिटी का रक्षा मंत्री है, हमारी पर्सनालिटी का बेसिकली कहिए आप आर्मी है, प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स है हमारी पर्सनालिटी का, जो ईड और सुपर ईगो इन दोनों के बीच में आकर के मैनेज करने का काम करता है, बैलेंस करने का काम करता है। आदमी भूखा है, ईड कहता है चोरी कर लो, सुपर ईगो कहता है नहीं भूखे मर जाओ लेकिन चोरी ना करो। सुपर ईगो कहेगा बीच का रास्ता निकाल देगा, किसी का बर्तन धो दो, किसी को कोई काम कर दो, खाने को दे देगा, ना होगा तो मांग लो जी, ना होगा तो मांग लो। ईगो ऐसा बात करता है। ईड कहेगा चोरी कर लो, सुपर ईगो कहेगा गलत बात है, मर जाएंगे भूखे लेकिन चोरी नहीं करेंगे। वहीं सुपर ईगो कहेगा नहीं ठीक है, न मांगेंगे न चोरी करेंगे, चलो काम कर देते हैं किसी का, है कि नहीं, या उधार ले लेते हैं बाद में दे देंगे। सो बेसिकली ईगो रियल वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस होता है, बैलेंस करने का काम करता है ईड और सुपर ईगो के बीच में। इसी वजह से हमारी पर्सनालिटी का डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट्स कहा जाता है ईगो को। ईगो को हमारी पर्सनालिटी का डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट्स कहा जाता है। हाँ, डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो फैसला लेता है वो रेशनलिटी के आधार पर लेता है, लॉजिक के आधार पर लेता है, तर्क के आधार पर लेता है, रीजन के आधार पर लेता है। ये ख्याली दुनिया में नहीं घूमता, ये रियलिटी प्रिंसिपल से अफेक्ट होता है, रियलिटी प्रिंसिपल से ऑपरेट होता है। जहां ईड प्लीजर प्रिंसिपल से ऑपरेट होता था, वहीं ईगो रियलिटी प्रिंसिपल से ऑपरेट होता है। दैट इज व्हाई ईगो को हम लोग डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ द पर्सनालिटी कहते हैं बेसिकली, क्योंकि ये हमारी नीड को, हमारी डिमांड को, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का राइट वे बताता है, सही तरीका बताता है, गलत तरीकों को सही वे में बदल देता है। ये बेसिकली ये कंप्रोमाइज करने का काम करता है बेसिकली। और किसी भी तरीके का समाज की तरफ से किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव आपके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस आए, परिणाम आए, इनके परिणाम स्वरूप, तो ईगो उसको बचाने का काम करते हैं। मतलब ईगो वैसा काम करने ही नहीं देता है जिससे समाज आपको दूसे, जिससे समाज आपको मारे पीटे और आपको दंड दे या दंडित करे, ऐसी स्थिति आने ही नहीं देता। कौन? ऐसी स्थिति आने ही नहीं देता ईगो। So ego is intermediary between the unrealistic id and superego. That is why the ego is also known as the protectors of our personality, the army man of the personality. Ego is considered as the decision making components of our personality basically, because ego works on reality principle. Ego based upon reason, ego based upon logic basically, ego work upon rationality principle, and always satisfying the individual based upon the right way. So ego समाज की जो रियलिटी है, समाज की जो वास्तविकता है, समाज की जो नीति है, जो नैतिक है, जो इथिक्स है, जो रूल रेगुलेशंस है, जो कायदे कानून है समाज में, उन सब को कंसीडर करता है ईगो, और उन सब के मद्देनजर राइट वे में आपकी नीड को पूरा करने का कोशिश करता है, आपकी डिजायर, आपकी इच्छा, आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने का काम करता है। ईगो के बारे में जो मैं कह रहा हूं कि प्रोटेक्टर है, आर्मी मैन है, ऐसा ही नहीं है। एक एस्पेक्ट तो हमने कहा, दूसरी एस्पेक्ट ये है कि अगर इंसान किसी चीज को पाने की तमन्ना रखता है, इच्छा रखता है, और वो चीज उसको पूरा नहीं हो पाता, वो चीज नहीं मिल पाता है, तो बताइए इंसान परेशानी में रहता है कि नहीं, चिंता में रहता है कि नहीं, चिंताग्रस्त रहता है कि नहीं,
बेचैनी में रहता है कि नहीं जी, टेंशन में रहता है कि नहीं, रहता है कि नहीं भाई, बोल तो रहता है तो उसको कौन बचाएगा? उसको बचाता है ईगो। ईगो बचाता है उसको, आपकी टेंशन को रिड्यूस करने का काम करता है, सारे दुख दर्द को कम करने का काम करता है, लेकिन राइट वे में। ईड तो कहेगा कि नहीं ठीक है, किसी चीज की तमन्ना है, पालो उसको। एक एग्जाम्पल देते हैं, अदरवाइज मत लीजिएगा। और मैं भी अगर यूट्यूब पे जाए तो वहां के भी दर्शकों से अनुरोध है कि अदरवाइज ला ले। एक कोई किसी से किसी की मोहब्बत है, वो उसको अचीव नहीं कर सका, उसकी शादी हो रखी है, ईड कहता है कि उसको उठा के ले आओ, उससे शादी करो। ईगो कहता है अरे क्या हुआ, तुम्हारी शादी नहीं हुई, सामने तो है, कम से कम देख के तो जियो, देख के तो जिया जा सकता है, देख के तो खुश हो सकते हो। ये है ईगो। अब आप रियल लाइफ की प्रैक्टिस है जो ईगो की है वो, और ये ईगो है, आप इन दोनों को कंपेयर करके देखिए कितना फर्क है दोनों ईगो। जी सर आपका एग्जांपल एकदम सटीक है, कहीं को कंट्रोवर्सी वाला सुपर ईगो क्या करेगा इसमें? डिफेंस बहुत सुपर ईगो की interesting बात आएंगे, सुपर ईगो की बात सुपर ईगो में करेंगे, फिलहाल तो हम ईगो की बात कर रहे हैं। नहीं सर, सुपर एग्जांपल ईगो जो आपने का दिया है उसमें सुपर ईगो का क्या काम है? सुपर ईगो कहेगा कि भाई अब वो किसी और की हो चली है, उधर इधर ध्यान न दीजिए, वो किसी और का हो गया है, आप भी किसी और के हो जाइए, इन सब चक्करों में मत पड़िए, जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, पानी का बुलबुला है, किस दिन फट जाओगे बैलून के समान, कोई गारंटी नहीं। जौन दिन है उसको खुशी खुशी गुजार, वो किसी और की हो गई, नजरें उठा के देखना, पाप लगेगा। यह है सुपर ईगो। हो गई या हो गया दोनों। पाप लगेगा अगर देखे हैं तो। जिक्रुल्लाह। So basically this is the principle of super ego, बट हम लोग इस पे बात करेंगे सुपर ईगो पे भी, फिलहाल हम ईगो की बात कर रहे हैं। तो ईगो एक्चुअली में जो सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल जो कंडीशंस है, रियलिटीज हैं बेसिकली, उससे प्रभावित होता है, और हमेशा हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है दोनों तरीके से। एक तो एंजाइटी और स्ट्रेस के चक्कर में आपका दिमागी संतुलन खराब हो सकता है, उससे भी प्रोटेक्ट करता है, और उसके लिए इनके पास डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म, एक से एक डिफेंस मैकेनिज्म। कोई किसी को प्रपोज किया, रिजेक्ट कर दिया, अरे इतना हिम्मत, हमको रिजेक्ट कर, ईगो कहेगा यार वो ठीक नहीं थी, अच्छी नहीं लग रही थी। ये कहेगा बेसिकली कौन? ईगो। और इस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा ईगो। आर यू गेटिंग? प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, प्लीज। आर यू गेटिंग और नॉट? यस। ओके। हाँ, so basically like the ego seek pleasure and tension reduction and avoid pain, but unlike the ईद की तरह ये भी चाहता है कि खुशियों जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाए, आनंद की अनुभूति की जाए, जो चीजें चाहिए वो ईद भी चाहता है, कि ईद की तरह ईगो भी चाहता है, लेकिन ईद है जबरदस्ती है, बिना सोशल कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए, ताज की तरह जबरदस्ती किए हुआ है। लेकिन ईगो ऐसा नहीं करे, ईगो का नहीं, हम लेंगे, हम करेंगे, लेकिन राइट वे में, सही तरीके से समाज को मना करके लेंगे। और इसकी कल्पना और भी आपको बेहतर तरीके से होगी जब आप ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, फिर आपको ईगो की और भी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। सुपर ईगो का जहां तक संबंध है, जाहिर है कि ये ऑपरेट्स होता है मोरल प्रिंसिपल से, ये ऑपरेट्स होता है इथिक्स से, ये ऑपरेट होता है वैल्यूज से। जी,
ये ऑपरेट होता है नियम कानून से, कायदे कानून से, उसूल जवाबित से। बेसिकली सुपर ईगो जो है वो ऑपरेट्स होता है एक्चुअली। सो सुपर ईगो जो है वो ईड की जो इंपल्स है, जो बेजा ख्वाहिशात है आपकी, जो जबरदस्ती की ख्वाहिशात है आपकी, जो जबरदस्ती में आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं, सुपर ईगो ऐसी चीजों को दबाने की कोशिश करेगा, ऐसे चीजों को कंट्रोल करने। नहीं कंट्रोल करिएगा सजा देंगे हम, कंट्रोल करे पड़ेगा। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है, इस तरीके की कोई भी आपके साथ इम्पल्स है, किसी भी तरीके की डिजायर और नीड है, सुपर ईगो इन तमाम चीजों के लिए जो आपके पास इम्पल्स है, जो इमोशंस है, उन चीजों को कंट्रोल करने का काम करेगा बेसिकली। क्योंकि ये मोरालिटी पर आधारित होता है, ये नैतिकता पर आधारित होता है, ये इथिक्स पे आधारित होता है। हमेशा परफेक्शन की कोशिश करते रहता है, हमेशा आइडियल बनने की कोशिश करता रहता है। क्योंकि सुपर ईगो समाज से प्रभावित नहीं होता, आपकी व्यक्तिगत सोच से प्रभावित नहीं होता। जो नियम है, जो कानून है, जो 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 एक्चुअली संविधान में कहा गया है, जो वैल्यूज है, जो सही है, जो नैतिक है, जो नैतिकता है हमारी, जो इथिक्स है, बस उसको जानता है, बाकी कुछ नहीं जानता। एक एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लेते हैं कि अगर आप क्या कहते हैं कि आपकी अम्मी जो है काफी बीमार है, उनकी दवा की जरूरत है, आपके पास पैसा नहीं है और उनकी जान बचाना आपके लिए बहुत जरूरी है। ईड आपको कहेगा कि चोरी डकैती कुछ कर करके जो है कि लाइए, दवा दिलाइए, इलाज करवाइए। सुपर ईगो कहेगा ये सब ठीक बात नहीं है, भगवान से प्रार्थना करो, कोशिश करो इलाज कराने की, हो पाया तो ठीक है, नहीं तो भगवान की मर्जी। वहीं ईगो कहेगा ऐसे नहीं छोड़ सकते, चलिए कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं पैसा लेने, इलाज कराने का। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सुपर ईगो। आई होप समझ में आई होगी आपको बातें। ईगो सर में भी तो सर एथिक्स और मॉरलिटी होता है, तभी तो बैलेंस करता है दोनों के बीच ना सर। No. Ego is not based upon the morality. Ego is based upon the reasoning. Ego is based upon the tark and logic. कैसे? यस सर। अभी उस समय से हमने कितना सारा एग्जाम्पल दिया और अभी भी एग्जाम्पल दिया कि ईगो तर्क ये यूज कर रहा है कि भाई हम किसी का पैसा चुरा नहीं सकते, और सुपर ईगो कह रहा है कि मांग नहीं सकते। तो अब ईगो जो है बीच का रास्ता इख्तियार करता है कि उधार ले लीजिए, नहीं तो किसी का काम कर दीजिए। जी, ये लॉजिक हो गया, रीजंस हो गया, तर्क हो गया, इसमें मोरालिटी कुछ है ही नहीं, हमने काम किया पैसा दीजिए, दैट्स ऑल। सो बेसिकली डिफरेंस है, ईड बिल्कुल जिद पे आ हुआ है, प्लीजर ओरिएंटेड है, प्लीजर प्रिंसिपल है, फंटासी ओरिएंटेड है। जबकि सुपर ईगो भी चाहता है कि खुशी और मसरत और शादमानी का एहसास हो, लेकिन रीजनिंग के आधार पे हो, तर्क के आधार पे हो, लॉजिक के आधार पर हो, चीजों को राइट वे में बदला जाए। जबकि सुपर ईगो सही को सही, गलत को गलत कहता है। जो लिखित है, जो नियम कानून है, जो कायदा कानून है, जो इथिक्स है, जो नैतिकता है, उससे 1 इंच आगे पीछे नहीं हो सकता है। जबकि ईगो बैलेंस करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आगे पीछे कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। तो डिफरेंसेस है एक्चुअली। ओके जी। यस सर, यस सर। यस सर। सर सुपर ईगो कंट्रोल करता है, जैसा कि अभी आप बता रहे थे। और हाँ, ईगो ईड जो वाली है, जो इम्पल्स है उसको कंट्रोल करता है जी। हाँ,
तो हम इसको ऐसे भी याद कर रख सकते हैं ना कि ईगो क्या करता है कि एक नया रास्ता निकालता है कि चलो ये ने ऐसे कर लेते हैं, और सुपर ईगो कंट्रोल करता है ईड को। बिल्कुल बिल्कुल। सो बेसिकली इसी वजह से तो कहते हैं ना कि जो ईगो है वो बेसिकली एक अच्छी पर्सनालिटी है। हालांकि सुपर ईगो ऐसा नहीं खराब पर्सनालिटी, लेकिन चूंकि जब हम रियलिटी में रहते हैं, वास्तविकता में रहते हैं, तो हर चीज को देखना होता है, हर एस्पेक्ट को देखना पड़ता है, हर पहलू को देखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बेटर सेटिस्फाई करता है ईगो। अब इन तीनों कंपोनेंट्स में से जिस कंपोनेंट्स का आपकी पर्सनालिटी पे डोमिनेशन होगा, आपकी पर्सनालिटी उस तरीके की बनेगी। सो हमारी पर्सनालिटी इन्हीं तीन एलिमेंट से बने होते हैं। हमारी पर्सनालिटी जैसी भी है वो उसमें ईगो एंड सुपर ईगो का रोल है। अर्थात आप देख लीजिए कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। हमने तीनों के लक्षण बता दिए हैं, गुण बता दिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा हो गई है। अब आप देख लीजिए कि आपकी पर्सनालिटी पे किस कंपोनेंट्स का डोमिनेशन है, ईड का, ईगो का एंड सुपर ईगो। जाहिर है कि आप अचानक से किसी उम्र के पड़ाव पे आकर के आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, पर्सनालिटी शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। जाहिर है कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, नामुमकिन तो नहीं कहेंगे लेकिन मुश्किल होगा। इसलिए शुरुआती अवस्था में बच्चे की जब देखभाल की जाए, रियरिंग की जाए, उस समय उसको इस तरीके से देख रेख की जाए, रियरिंग की जाए कि हमारी पर्सनालिटी पे ईगो एंड सुपर ईगो जैसे कंपोनेंट्स का डोमिनेशन हो, जो कि मैनेज करके चले, रियलिटी के को आधार बना करके चले। बहरहाल ये था आपका स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ द साइकी एंड टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ द साइकी। टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ द साइकी में हमने कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की बात किया। स्ट्रक्चर ऑफ द साइकी के अंदर हमने ईड, ईगो एंड सुपर ईगो की बात की। यहाँ तक कोई इशू जी? यहाँ तक कोई इशू भाई? चलिए ठीक है, आगे आइए। एक दो टर्म और भी आपको परिचय कराएं, फिर आपको आगे साइकोसेक्सुअल स्टेज को एक अलग से लेंगे। देखिए, कैथेक्सिस एक टर्म दिया गया है, बेसिकली फ्राइड ने दिया है, और ये सेम टर्म्स जो है ना वो टॉलमैन ने भी यूज किया, लेकिन टॉलमैन ने जो यूज किया है वो उनका कॉन्सेप्ट अलग है, और फ्राइड ने जो कैथेक्सिस टर्म यूज किया है इनका कॉन्सेप्ट अलग है। एक बार प्रीवियस ईयर में पूछा था बेसिकली, तो वो याद रखिएगा कि सेम टर्म को टॉलमैन ने भी यूज किया है कैथेक्सिस को, लेकिन इंटरप्रिटेशन दोनों जगह पे अलग अलग है। टर्मिनोलॉजी सेम है, कैथेक्सिस ही है, लेकिन इंटरप्रिटेशन दोनों जगह पे अलग अलग है। टॉलमैन के अंदर क्या बात है, जब टॉलमैन की थ्योरी में आएंगे तो उस समय हम लोग देख लेंगे। फिलहाल फ्राइड के अकॉर्डिंग कैथेक्सिस क्या है, इन चीजों को समझिए। फ्राइड कहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कैथेक्सिस और एक होता है एंटी कैथेक्सिस। कैथेक्सिस और एंटी कैथेक्सिस हमारी ईड वाली एनर्जी को राइट वे में ले जाता है, राइट डायरेक्शन में ले जाता है, अर्थात गोल ओरिएंटेड बनाता है, पर्पस ओरिएंटेड बनाता है, हमारी एनर्जी को राइट वे में लगाता है। जबकि एंटी कैथेक्सिस हमारी एनर्जी को दूसरे कहीं और जाने से रोकता है बेसिकली। अर्थात कैथेक्सिस रेफर्स टू द ईड डिस्पर्जल ऑफ एनर्जी, व्हाइल द एंटी कैथेक्सिस सर्व द ब्लॉक टू इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ दिस एनर्जी। कैथेक्सिस हमारी पर्सनालिटी का वो गुण है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हिस्सा या विशेषता है जो हमारी एनर्जी को राइट वे में ले जाता है, राइट डायरेक्शन में ले जाता है। जबकि एंटी कैथेक्सिस हमारी एनर्जी को दूसरे रास्ते में जाने में, बर्बाद होने से बचाता है। बातें समझ में आई कि नहीं आई? अरे बातें समझ में आई कि नहीं आई? जी जी सर। हमारे पास जो एनर्जी है, हम कई बार उसका गलत इस्तेमाल करते हैं,
तो जो हमारी पर्सनालिटी का ये कंपोनेंट्स कैथेक्सिस और एंटी कैथेक्सिस है, कैथेक्सिस हमारी एनर्जी को सही दिशा में ले जाएगा, सही ओर ले जाएगा, राइट वे में ले जाएगा, जबकि एंटी कैथेक्सिस अदर वे जाने में, दूसरे रास्ते जाने में जो एनर्जी है, जो इधर उधर भाग सकता है, जो इधर उधर जा सकता है, उसको कंट्रोल करता है। तो एक कंट्रोल करता है इधर उधर जाने से, और दूसरा क्या करता है, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाता है, राइट डायरेक्शन में ले जाता है, सही दिशा में ले जाता है। ऐसे में हम चीजों को अचीव कर लेते हैं, सही तरीके से अचीव कर पाते हैं। एंड दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन कैथेक्सिस एंड एंटी कैथेक्सिस। तो हमारी पर्सनालिटी पे भी इन दोनों का डोमिनेशन होगा, आपको देखना पड़ेगा। अगर हमारी पर्सनालिटी में कैथेक्सिस है तो एक तो एनर्जी को एंटी कैथेक्सिस इधर उधर जाने से रोकेगा, ब्लॉक करेगा, और कैथेक्सिस उस एनर्जी को कैथेक्सिस उस एनर्जी को राइट वे में ले जाएगा, राइट डायरेक्शन में ले जाएगा। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। चल, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो उसको छेड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि छेड़ेंगे तो फिर वो मुकम्मल नहीं हो पाएगा बेसिकली। तो उसको छेड़ेंगे कल, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। देख के आइएगा, यूट्यूब पे भी हमारे अवेलेबल है वीडियोस प्रीवियस से लेके बहुत सारे, उसको देख के आइएगा, फिर